नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पैनल पे जो आए हुए हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़े हुए हैं, दंडी स्वामी जी, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रयागराज से। प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं और ये हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष भी हैं और गंगा गीता रक्ष के संरक्षक भी हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं, सांगानेर से। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी हाईकोर्ट के वकील हैं और जयपुर से हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, प्लस ये रिटायर्ड सोल्जर है। ब्रजेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप सबको पता ही है कि इस समय खेलों का देश चल रहा है, तो उसमें क्या है कि भारत को सबसे कम पदक क्यों मिलते हैं? इस पे कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए और आप लोगों से मेरा सजेशन है कि आप लोग बताएं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने एडवोकेट साहब से। एडवोकेट साहब आप बताइए कि हमारे भारत में लोगों को कम पदक क्यों मिलते हैं? जी ब्रजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सभी को पुनः प्रणाम और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। मैं एक बात बताऊँ आपके लिए सर कि जो स्पोर्ट्स के लिए एक हमारी बहुत पुरातन अवधारणा है, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी होता है। इसी स्पिरिट को, और ये स्पिरिट बहुत कई सालों से सदियों से चलती आ रही है हमारे यहाँ पर, जिसको गेम्स के साथ में जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे पारंपरिक खेल हुआ करते थे, राजा रजवाड़ों के टाइम पर भी हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम पर भी हुआ करते थे, और इसी लेगेसी को भारत ने जब स्वतंत्र हुआ तो आगे बढ़ाया, इसी विरासत को स्वतंत्रता के बाद में आगे बढ़ाया और संविधान में इसको प्राथमिकता दी, इसमें भी रखा था। और 1947 के बाद में हमारे यहाँ पर खेल होते आए 1982 में गेम हुए थे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर दिल्ली में, और वो एशियन गेम्स हुए थे, जो कि 9वें एशियन गेम हुए थे। एशियन गेम जब दिल्ली में हुए तो भारत सरकार ने उस टाइम पे, तत्कालीन सरकार ने एक निर्णय लिया था कि क्यों ना एक नेशनल लेवल पर, उससे पहले कोई नेशनल फ्रेमवर्क नहीं था स्पोर्ट्स के लिए भारत में, तो एक नेशनल लेवल फ्रेमवर्क तैयार किया गया और 1984 में साई नामक संस्था की स्थापना की गई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई, और बाकायदा इसको एक सरकारी तंत्र बनाया गया था, और सरकारी तंत्र बनाने के नाते इसके लिए बजट वगैरह का आवंटन भी किया गया था। इसमें कुछ गेम्स को रखा गया था कि भाई ये कैटेगरी के गेम होंगे और इनके लिए बच्चे हम तैयार करेंगे, खिलाड़ी तैयार करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो खेल और युवा मामले के अधीन काम करता है। 1984 से हमारे यहाँ पर काम करता आया है। अब चूंकि मैं उस प्रश्न पर जाऊंगा कि हमारे यहाँ पर भारत में सबसे कम पदक मिलते हैं, तो इसके लिए 1984 से हम एक छोटी सी जर्नी को देख लेते हैं। उस यात्रा में हुआ ये था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी नेशनल लेवल पर बना दी, लेकिन फिर इसको आगे कैसे करना है, क्रियान्वयन कैसे करना है, थोड़ा सा इसके लिए जो ढांचागत विकास होना चाहिए था, जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, और उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था में कमी रही थी। इसका कारण ही रहा ये कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा खेलों की तरफ कम रुझान रहा। और मैं आपको एक बताऊं, खेलों की तरह ही हमारे यहाँ पर जैसे आपके शिक्षा जो है, तो शिक्षा के लिए एक पूरा तंत्र विकसित किया, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, आपके फिर आपके सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर बाकायदा हर चीज के लिए किया गया। आपके मेडिकल के लिए भी ऐसे ही किया गया सर। मेडिकल के लिए भी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह इसके लिए वो की जाती है। 12th क्लास के हिसाब जो है, बच्चे पहले पीएमटी किया करते थे, अभी आजकल नीट की तैयारी करते हैं, तो वो मतलब मेडिकल एजुकेशन एक लेवल पे है। सेम आपके लिए लीगल एजुकेशन भी है।
परंतु जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है हमारे यहाँ पर, जिस लेवल पर उसको होना चाहिए था, उस लेवल पर स्पोर्ट्स जो एजुकेशन है वो नहीं है। खेल जी शिक्षा अर्थात बच्चों को खेल के लिए एक सिस्टम के तहत तैयार करने के जो तरीका होना चाहिए था और है, वो नहीं है। उसका थोड़ा जी अभाव है यहाँ पर। इसका क्या काउंटर होना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ सर कि हमारे यहाँ पर देखिए सर, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो ओवरनाइट जर्नी नहीं होती, एक दिन में तैयार नहीं होते हैं ये। एक लंबी अवधि तय करनी होती है, एक यात्रा जी तय करनी होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए। और उसमें क्या होता है सर, एक लागत आती है, पैसा लगता है, क्योंकि उनकी डाइट के लिए, उनके रहन-सहन के लिए और उनके लिए उस प्रकार का वातावरण तैयार करना, वो बच्चे जिस खेल के प्रति उनका रुझान है, उस खेल की पूरे इक्विपमेंट वगैरह तैयार करके रखना, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है सर एक सिस्टम को तैयार करने के लिए। और हमारे यहाँ पर जो, चूंकि आप जैसा कि जानते हैं सर, भारत एक गाँव का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं हमारे ग्रामीण परिवेश से खेल में निकलते हैं, तो उनके पास में क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, लेकिन उनके पास में धन का अभाव होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, मेरे भरतपुर जिले के। अब मेरे को कोई बोला जाए कि दिल्ली की स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके एडमिशन लेना है, मुझे ये पता ही नहीं कि एडमिशन कहाँ से होगा, कैसे होगा और कितना खर्चा आएगा, किससे बात करनी है मुझे, कहाँ मुझे मेरी अप्रोच लगानी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण होता है मेरे पिछड़ापन का। ये इसका जो संभावित जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि एक सेंट्रल और स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें बाकायदा एक जो सिस्टम के तहत जो काम किया जाता है वैसा होना चाहिए। और एटलीस्ट मैं आपको बताऊं सर, भारत में करीब 800 जिले हैं, हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना कंपलसरी है। और हर तहसील लेवल पर, कम से कम तहसील लेवल पर एक गेम के लिए, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन लगा लीजिए, कुश्ती लगा लीजिए, कबड्डी लगा लीजिए, खो खो है, या आपके सर जो तीरंदाजी है, या आपका सर भाला फेंक है, या आपका और जितने भी गेम्स हैं, जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं, एक तहसील एक गेम, एक तहसील एक गेम, अर्थात उस गेम का स्टेडियम और फुल फैसिलिटी उस तहसील लेवल पर होनी चाहिए, ताकि हर बच्चे को 15-20 किलोमीटर के दायरे में वहां पर जाके ये तैयारी करने का मौका मिल सके, ठीक ये अवसर मिल ठीक है। सके। तो मैंने सर दो बातें बताई। समस्या क्या है हमारे यहाँ पर? ढांचागत विकास की समस्या। समाधान क्या ठीक है उसका? कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटी, जिला स्तर पर आप कॉलेज और तहसील लेवल पर कम से कम एक स्टेडियम होना चाहिए। ठीक ठीक है, आपके पास वापस आएंगे ब्रजेश जी, वापस आएंगे आपके पास। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त जी, आप बताएं, हमारा जो नेशनल खेल है वो है हॉकी और है कबड्डी। क्यों? यही है ना दो नेशनल खेल। तो ये तो बच्चे घर घर में खेलते हैं, यहां से क्या आप एकेडमिक इनको सिखाएंगे? लेकिन फिर भी आप देखिए, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो काम होता है, बच्चों का, खिलाड़ियों का चयन होता है, वहां पदक नहीं आते हैं। आज ही देखिए, फोगाट जो थी वो चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप में आगे निकल गई, लेकिन वहां पे चाहिए था 50 केजी, और वो लड़की फोगाट जो थी 100 ग्राम ज्यादा निकली, उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और अभी तो न्यूज ये चल रही है उसका सिल्वर पदक भी उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी विडंबना ये होती है। जी स्वामी जी, आप बताएं पदक कम मिलने का कारण। सही। जी पदक कम मिलने का कारण ये है कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता को चलाने वाले जो है उस वक्त सत्ता में नहीं थे। पहली बात ये है। जी 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 आपको अगर मूल बात बताएं, जी जी जो अपनी भारतीय खेल को राष्ट्रीय मंडल स्तर पर जो है ये पदक क्यों नहीं मिल रहे हैं और खिलाड़ी जो है वहां पर असफल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है?
कारण सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को तवज्जो नहीं दी गई है। रसूखदार के बच्चे, रसूखदार लोगों के बच्चों को वहां भेज दिया जाता था, उनकी पहुंच होती थी, पहचान होती थी। लेकिन बगैर जो गांव के इतने इतने जुझारू बच्चे हैं, इतने इतने टैलेंटेड हैं और बिल्कुल, उनका बिल्कुल। टैलेंट बहुत बढ़िया है, पर फिर भी जो है, फिर भी उनको जो है नकारा गया, पिछड़ा ही देखना चाहते थे वो लोग। जी ये जी गांव जी, के लोग बिल्कुल सही। गंवार ही रहे। हमारा कहना है कि सत्ता में चाहे कोई भी बैठा हो, सरकार में बैठा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी व्यक्तियों का ख्याल करने वाला ही सच्चा राजा होता है। जी जी लेकिन यहाँ तो जो राजकाज कर रहे थे, भेदभाव की नीति से काम कर रहे थे। ये क्रिकेट 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 सारे जीवन भर करते रहे। और क्रिकेट क्या है, ये हमारा नहीं है, अंग्रेजों का विदेशी खेल है। ये अंग्रेजों इससे का कोई लाभ बिल्कुल होने सही। वाला नहीं है। भारत को कोई लाभ नहीं होगा इससे। इस क्रिकेट मैच को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो भारत पता है, कबड्डी है, खो खो है, कुश्ती है, रस्सी कूद है और जैसे दीवार दौड़ है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये खेल होने चाहिए, इसमें मेडल मिलना चाहिए। और बाहर के लोगों को भी हमारे भारत की सभ्यता सीख लेनी चाहिए। क्रिकेट से क्या लाभ हुआ? न तो वो फौज में भर्ती हो सकता है, न वो सिपाही बन सकता है। और ये सारे खेल हमारे जो भारतीय खेल हैं, इन खेलों से जो है वो हर जगह जो है टैलेंट कमा सकता है, उसको नौकरी मिल सकती है, वो सिपाही बन सकता है, फौज में भर्ती। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं कि सन 2000 के बाद से जो राष्ट्रीय मेडल खेलों की सूची के अनुसार बता रहा हूं मैं, 2002 में गोल्ड 30 मिले थे, सिल्वर 22 मिले थे, ब्रॉन्ज जो है 17, ब्रॉन्ज कहते तांबा और ये कांसा मिला के और वो रांगा मिला के होता है। जी जी हाँ जी 69 हुए। अब चलते हैं आगे। 2006 में खेलों में 22 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और 11 जो है वो कुल मिले थे। तो इसलिए जो है उसके बाद ये हुए कुल 50। फिर हुए आपके 2000 का खेल। 2010 में जो है गोल्ड जो है 36, सिल्वर जो है 27, ब्रॉन्ज जो है 36, कुल संख्या 101 हुई है। और 2014 के गोल्ड 15, सिल्वर 30 और जो ब्रॉन्ज जो है वो उनको 36 मिले थे। तो संख्या 101 ये हुई है। हाँ, 14 में गोल्ड 15 और सिल्वर 30 और 19 कुल ये 66 हुए हैं। और 2018 के खेल में जो हुआ था, गोल्ड जो है 26, सिल्वर 20 और जो ब्रॉन्ज जो मिला था वो केवल 20 थे, तो मिला के 61 हुए। तो 61 और ये जो मिला के जो है दो फर्स्ट में जो है कुल पदकों की बात करें तो 2006 में सबसे कम पदक हुए हैं 50। दूसरी श्रेणी में जब रखा जाए तो 2022 में दूसरे नंबर पर 61 पदक थे। तो अच्छे कोच हैं, अच्छी सुविधा है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और इसलिए वो समय कम दे पाता है। अगर खिलाड़ी अच्छे होते भी हैं, टैलेंट होते हैं, तो गरीबी के कारण वो जो है तैयारी नहीं कर पाते। उनको तैयारी करने के लिए जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती। और वो लोग जो है खेल, इस पर जो है खेल मंत्रालय से मैं निवेदन करूंगा कि खेल मंत्रालय अपना बजट बना के और गांव के गरीब बच्चों को जो है उनको प्रशिक्षण देने के लिए कोशिश करे। प्रत्येक राज्यों में केंद्र से लेकर खेल मंत्रालय जो है इस पर विचार करे और गहन मंथन करने की आवश्यकता है। और अपने स्वदेश खेल जो है, हमारे भारत के जो खेल है बहुत प्राचीन खेल है, आदिकाल से है। जब राजा महाराजा रियासत के समय के खेल है तब भी खेले जाते थे। जैसे भाला फेंकना है, बर्छा फेंकना है और तीर कमान है, ऐसी चीजें जो है उनको सिखाया जाता था। तो इसलिए क्योंकि राज रियासत में तीर होते थे। अब तो जो AK-47 बन गई है, तब AK-47 नहीं थी। पर हमारा कहना का मतलब ये है कि खेल के द्वारा खेल ऐसा खेला जाए जो बच्चा भविष्य की अपनी तैयारी कर सके, उसको कहीं ना कोई जो है कोई अवसर मिल सके, वहां से उसको जो है जो ज्यादा मेडल आता है उसको प्रोत्साहित करके और उसके बाद उसको नौकरी में आरक्षण उसका भी होना चाहिए खिलाड़ी का, हमारा मानना है। और जुझारू बच्चों को जो है प्रोत्साहन दें। गरीब घर का बच्चा अच्छा टैलेंट अगर, कारण बताएं आपको, कारण है ये भी कि भ्रष्टाचार की
भ्रष्टाचार की लिपापोती में ये अभाव है, ये पद नहीं मिले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो खेल मंत्रालय का जो पैसा होता है, खेल का जो पैसा होता है, वो तो आपस में जो है गोल मथोल हो जाता है, और वहां तक जो है और जो कुछ लगाते हैं तो अपने ओहदे अपने जानकार लोगों पर ज्यादा खर्च कर लेते हैं, वहीं लगाते हैं। तो इसलिए भेदभाव की नीति खत्म करनी होगी, और जो है ये गांव से लेकर ग्रामीण से लेकर ऊपर तक जो टैलेंटेड होगा उसको प्रशिक्षण दे। और जैसे अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, अच्छी बात बता रहे थे, प्रत्येक विद्यालय में जो है इन चीजों की शिक्षा आरंभ हो। और इसमें कबड्डी खो खो ये खेलते थे पहले भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता था, उनको अवसर नहीं दिया जाता कि ये तो गांव का है, गरीब है, ये क्या कर लेगा। तो वहां जो पहुंच वाले थे उनको वहां जो है खिलाड़ी बनाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा करना चाहिए सरकार को कि सबको समान दर्शिता हो, सबको समान भाव से देखा जाए, और जो टैलेंटेड अच्छे बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको जो है अवसर दिया जाए, हमारा मानना है। जी जी। और अब कल्याण जी से मैंने पूछा, कल्याण जी उसमें कुछ बजट, बोलिए आप बोलिए स्वामी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करें स्वामी जी। थोड़ा सरकार को सरकार को उस बजट को बढ़ाना चाहिए, और बजट बढ़ा के जो है उस पर और मजबूती के साथ जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे। और ऐसे खेल जैसे पहाड़ चढ़ना, पहाड़ से उतरना, कौन ये इस पर रखे, ताकि बच्चे हमारे जो है आगे आके, क्योंकि देश की स्थिति और परिस्थिति तमाशा, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वहां जाकर के, अब जब फौज में बच्चे जाते हैं, वहां भर्ती होने जाते हैं, तो वहां दौड़ कूद सब कुछ कराते हैं, वो घर से निकला एकदम, वो बेचारा क्या करेगा, वो फेल होके आ जाता है। ये बचपन को बच्चे रहेंगे, खेल के साथ जो है ऐसे प्रशिक्षण हो जो कि उनको हम एक वीर जवान बना सकें, देश के लिए खड़ा कर सकें। तो ऐसे खेल खेलना भी अनिवार्य है भारत में। अब क्रिकेट बताओ, क्रिकेट ना तो क्रिकेट क्या मतलब है, ना वो फौज में भर्ती हो सकता, ना वो सिपाही बन सकता, ना वो हवलदार बन सकता, वो तो खाली वह क्रिकेट है, वह फेंको और पकड़ो, फेंको और पकड़ो। इसलिए ऐसा खेल हो देश के अंदर, जिस खेल के द्वारा। कल्याण जी हमारे जो खिलाड़ी लोग हैं उनको पदक कम मिल रहा है, जिसपे कुछ प्रतिक्रिया हमारे स्वामी जी ने भी दी है, और कुछ प्रतिक्रिया हमारे एडवोकेट साहब ने भी दी है। आपसे मैं स्पष्ट ये पूछना चाहता हूं, क्या क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए क्या? जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं क्रिकेट हमारी पद्धति नहीं है खेलने की, क्रिकेट से हमें कोई लाभ नहीं है, तो क्या क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए? ये खेलों की सूची में नहीं आता है क्या? कल्याण जी देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ, और मैं 10 में दौड़ता था। राजस्थान का रिकॉर्ड है रूरल का, जिसमें 33 मिनट और 19 मिनट का मेरा रिकॉर्ड है 10 किलोमीटर का। मैं इन बहुत भली भांति परिचित हूँ। खेलों में दुर्व्यवहार होता है, खेलों में खिलाड़ियों के साथ में न तो कोई एनवायरमेंट है, न तो बजट है, और न तो मेडिकल सुविधा है, न कोई पे कोई स्टेडियम है, न कोई ट्रैक है, न कोई कोच है, और नहीं कोई फैसिलिटी है। जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल बनता है या गोल्ड मेडल लाता है, तो अपने बलबूते पर लाता है, अपने परिवार के बलबूते पर लाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर आपको, कि जब मैंने 10 किलोमीटर की रेस और मैंने गोल्ड मेडल लिया है, उस वक्त मेरी बहुत वाहवाही हुई। उसके बाद में फिर यह है कि किसी ने पूछने का नाम नहीं लिया, न किसी ने मेरे को गाइडेंस किया, न किसी ने कोचिंग करी। हम लोग यहाँ से दौड़ते हुए 10 किलोमीटर स्टेडियम जाते हैं, 10 किलोमीटर से वापस बैठ आते हैं। जो भी घर में मिलता वही खाते, न कोई मेडिकल सुविधा है, हमारे दौड़ने के जूते आते हैं, इनमें नीचे कील लगी होती है, इनको स्पाइक बोलते हैं। वो परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे को 35 रुपए या 50 रुपए पर डे बाइक के दिए जाते थे। आप ये सोचिए, 35 रुपए में कोई आदमी खाना खा के रह के और गोल्ड मेडल ला सकता है क्या? तो ये दुर्भाग्य है इसका कि हमारे देश में खेलों के प्रति कोई रुझान नहीं है,
जो अपने बलबूते पर जीत जाता है वो आगे बढ़ जाता है। जिसके पास में घरेलू फैसिलिटी है, घरेलू पैसे है, टाइम ले सकता है, डाइट ले सकता है, डॉक्टर का मेडिकल करवा सकता है, वो तो आगे बढ़ जाएगा। कल्याण जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने घरेलू खर्चे पे उसको चलना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मंत्रालय है, खेल मंत्रालय, उसके पास फंडिंग नहीं है क्या? खेल के लिए तो फंड नहीं है क्या? फंडिंग आता है, ऊपर के ऊपर चढ़ कर जाते हैं, कुछ कोर्ट से लेकर सारे कर्मचारी खा जाते हैं। जो भी खिलाड़ी बढ़ता है अपने बलबूते पर बढ़ता है। और देखिए आज भी राजस्थान में कैसे मिलेंगे, तो उनका एक ही मैसेज होता है कि उनको और रेस जीतने के बाद में स्पोर्ट्स कोटे में कहीं नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद में जयराम जी की है। इसी तरह से पहलवान जो भी मिलेंगे आपको हरियाणा जिले से मिलेंगे, अखाड़े बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो है घरेलू उनको डाइट मिलती है, दूध मिलता है, बैंक का दूध मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है। गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं देती किसी को। गवर्नमेंट को खेलों के प्रति बिल्कुल ये है कि जो जीत जाता है उसको बधाई नहीं देती। आज आप देखिए कोच की गलती है। कोच का काम होता है खिलाड़ी को फिट रखना, खिलाड़ी का वजन चेक करना, खिलाड़ी को डाइट देना, खिलाड़ी का मेडिकल करवाना। अगर प्रोग्राम बदल जाता है तो किसकी गलती है? तो कोच की गलती है। कोच हमारा सिस्टम जो है ना लापरवाह है, बिका हुआ है। तो लोग बाग हमारे खिलाड़ी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ये बिल्कुल इनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। आप देखिए छोटी छोटी कंट्री जो 25-25 लाख आदमियों की कंट्री है, वो एक दूसरे नंबर पे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले 25वें नंबर पे है। तो ये एक बड़ी दुख वाली बात है। और ये सरकारी जो सिस्टम है इसको सुधारने की आवश्यकता है। सरकारी सिस्टम जो है जितना भी बजट आता है, जितना भी खर्चा जाता है सब हजम कर जाता है। आज हमारे जितने भी हैं, और जैसा कि आप कह रहे थे कि नहीं था पहले, शामिल किया गया है। कबड्डी और खो ऐसा है कि आदमी अपने सफर करता है, बाकी चीजों में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, भाला फेंकने में या बैडमिंटन खेलने में, फुटबॉल खेलने में आदमी को गाइडेंस चाहिए और उसकी सुविधा चाहिए। और फिर जो अप्रोच वाले आदमी होते हैं उनको एक स्पोर्ट्स कोटे के नाम पे विदेश घूमने भेज देते हैं, वो कहाँ से मेडल लाएंगे? बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीसीसीआई का जो क्रिकेट बोर्ड है करोड़ों रुपए हर बार कमाता है। उसका चेयरमैन बताता है किसको? अमित शाह जी के बच्चे को। क्या चीज होती है, बैट क्या चीज होता है? ऐसे लोगों को एक बना देते हैं, अपने लोगों को वहाँ पे एडमिट करते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं। और हमारे कोचों की लापरवाही है, कोच कभी किसी को कोई कुछ नहीं सिखाता है। जो भी बच्चा सीखता है जो आगे बढ़ता है उसके ऊपर हाथ रख के कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया किया। तो ये नहीं कि इसको कोई फैसिलिटी मिले। आज हमारे साइकिलिस्ट है, साइकिलों के लिए ट्रैक नहीं है, एथलीटों के लिए दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है। और आपको मेडल मिले तो कहाँ से मेडल मिलेंगे? उनके लिए डाइट चाहिए, उनके लिए वजन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, या कितना वजन कम करना है, या क्या डाइट देनी है, या कैसे उसको जीतना है। ये तो नहीं, ये चीजें जो है सर्वे कर रहा है। वो जो खेलने वाला बच्चा है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं और उसको क्या उसमें है, क्या क्वालिटी है, उसको लगाया जाता है। जी जी बोलिए सर। कल्याण जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मंत्रालय को, खेल मंत्रालय को, आपको अगर कोई सजेशन देना है तो खेल मंत्रालय को डायरेक्ट सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं खेल मंत्रालय में भी भेजने वाला हूं। आप कोई भी अगर देना चाहते हैं खेल मंत्रालय को, अपना सजेशन दें, आप बोलिए। देखिए खेल मंत्रालय को यही है कि एक तो खेलों का बजट बनाया जाए और तो लोग बाग इसमें रुचि रखते हैं और जिनमें टैलेंट है उनकी हर जिले से हर गांव से छटनी की जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए
उनको डाइट दी जाए, उनको मेडिकल सुविधा दी जाए और उनको जो खेल के सामान है, जैसे साइकिलिंग करने वालों को साइकिल बहुत महंगी आती है आजकल, 20-20, 25-25 रुपए की साइकिल आती है जो गरीब माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। बच्चे में टैलेंट है मगर बच्चा साइकिल नहीं खरीद सकता तो वो कहाँ बढ़ेगा आगे। तो ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके। स्टेट होना चाहिए टैलेंटेड बच्चा है और निस्वार्थ खेल हो, उसको प्रॉपर तरीके से उसको फैसिलिटी मिले और उसको मासिक भत्ता मिले खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, जो आवश्यक चीजें होती है दौड़ने के। हमारे एथलीट नंगे पांव दौड़ते हैं, हमको शर्म आनी चाहिए। जी हम जी 140 करोड़ देश के आदमी है, 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और हमारे एथलीट लेवल पे नंगे पांव दौड़ते हैं, जूते तक नहीं है जी उनके पास में। और हमारे खेल मंत्रालय को और हमारे कोचों को शर्म नहीं आती, वो एकदम दांत निकालते हैं जीतने के बाद, सब कहते हैं फोटो खिंचाते हैं, सब गले मिलते हैं और सब दवाई लूटते हैं, मगर ऐसा सब गलत है। हमारे खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से अगर गाइडेंस मिले, फैसिलिटी मिले, मेडिकल सुविधा मिले तो हमारा देश किसी से कम नहीं है। और आपको हर शहर में, हर गांव में, हर कॉलोनी में आपको कोई न कोई टैलेंटेड बच्चा मिलेगा और वो देश के लिए मेडल ला सकता है। मगर ये हमारे एक जागरूकता की आवश्यकता है, हमारे खेल मंत्रालय की और गवर्नमेंट की जागरूकता की जरूरत है, जो पहचान सके स्कूलों में खेल होते हैं, आप स्कूलों से सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों को, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से। जी 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 एडवोकेट साहब, कल्याण जी जो बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल मंत्रालय तक जाएंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो मंत्रालय फंडिंग करता है या खेल मंत्रालय से जो फंडिंग आती है बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए या बच्चों को एनहेंस करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको किट देने के लिए, क्या जो कल्याण जी कह रहे हैं ये सत्यता है कि एक बच्चे के पास पूरे फंड्स नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही जो होते हैं खेल के मंत्री लोकल लेवल पे वो खत्म कर जाते हैं? ये कहां तक सत्य है? अगर सत्य है ये, इसका मतलब ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसी के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पदक नहीं लेके आ पा रहे हैं और उनको कोचों की सख्त जरूरत है। जी बोलें। एक शब्द में बताऊं तो माननीय कल्याण जी ने जो बात बताई उसका अर्थ है कि पारदर्शिता का अभाव है। जी एक शब्द में पारदर्शिता का अभाव है, और पारदर्शिता का अभाव केवल पारदर्शिता तक ही सीमित नहीं है। ये दो कदम आगे और बोलता हूं मैं, ढांचे जी का अभाव है हमारे ऊपर। पैसा भेजें तो फंड भेजें किसको? पैसा फंड किसको भेजें? एक स्कूल के जी प्रिंसिपल साहब जो मान लीजिए स्कूल से बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिया, अरे लेकिन उन्होंने तो बीएड किया है, एमएड किया है, करेक्ट उन्होंने आर्ट्स में या साइंस में या उन्होंने आपके जो है कॉमर्स में कोर्स किया है, तो वो तो एकेडमिक शिक्षा के लिए ट्रेंड है, वो स्पोर्ट्स के लिए ट्रेंड नहीं है। मैं जी ये जी बोल रहा हूँ पैसा भेज भी तो भेजे किसको? करेक्ट। भाई पैसा भेजे किसको? जो बंदा ट्रेंड ही नहीं है उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि तुम ऐसी इनकी ट्रेनिंग दीजिए? तो इसी के लिए मैं बोल रहा मतलब हूँ खेल के जैसे स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी हैं, खेल के स्ट्रक्चर्स यानी कि कोचेस बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल का स्ट्रक्चर होना बहुत ही जरूरी है नेशनल लेवल पर। जैसे आपको एक बात बताऊं, छोटा सा बताता हूँ सर, 2019 में भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया था और जी नेशनल मेडिकल कमीशन के कारण हमारे यहाँ पर आप देखिए कि उसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं उसमें, और अब उसमें थोड़ी और पारदर्शिता हुई है और मेडिकल कॉलेजेस को ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल तौर पर केवल और केवल नेशनल मेडिकल कमीशन ही मान्यता देता है और उसके करेक्ट पैरामीटर्स को चेक करता है। तो ऐसे ही जी हमारे यहाँ पर भारत में जो 1984 में क्या बना था उसको अभी जो देखो 20वीं सदी की बात गई, आज 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में भी हम एक चौथाई हिस्सा हमारा बीत चुका है, 2024 आगे चल रही है। जी एक बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है इसकी कि नेशनल स्पोर्ट्स कमीशन होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल जी आयोग, जिसमें कंपलसरी तौर पर खिलाड़ियों का ही होना चाहिए एज ए मेंबर
उसमें खिलाड़ी हों और उनकी जो बातें हैं हर खेल का खिलाड़ी होना चाहिए ताकि वो जी। देख सके कि डाइटरी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको बजट कितना चाहिए, माहौल कैसा होता है, एक्सपेक्टेशंस कैसा होती है और फिर उसके अनुसार सर आगे जो ढांचे के लिए नेशनल कमीशन बना दिया। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंडर में आपके जो है स्पोर्ट्स कॉलेज होने चाहिए और आपके स्टेडियम्स होने चाहिए। पूरा जी। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होना ही है। एक कॉलेज में हर खेल के स्टेडियम होना कंपल्सरी है। हाँ, मानते हैं इस बात को, पैसे खर्चा होता है, पर उसके लिए एलोकेशन होना चाहिए बजट का। फाइनेंसिंग अलॉटमेंट होना चाहिए तो होना ही चाहिए उसके लिए, उसमें कोई जी। समझौते जी। वाली बात नहीं। तो जी। जी। इसलिए पारदर्शिता और ढांचागत विकास ये दोनों ही कंपल्सरी है। जी। सर बहुत कल्याण कंपल्सरी जी, स्ट्रक्चर है। कल्याण जी, स्पोर्ट्स जब आपने, मैं आपसे कल्याण जी ये पूछना चाहता हूं, जब आपने स्वर्ण पदक जीता, क्या आपको सेंट्रल से कोई वाहवाही नहीं मिली? कोई आपको सेंट्रल से कोई आपको बैकअप नहीं मिला? आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाया गया कि आप आगे जाएं? बिल्कुल मिला सर, कोई मिला। कोच आपके पास नहीं आया? गवर्नमेंट ने मेरे को इनकम टैक्स में एज ए P1 पोस्ट पे वो दिया, मुझे पोस्ट दी, मगर मैं आगे बढ़ना चाहता था और मैंने वो P1 पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैं चाहता था कि मैं आगे और बढ़ूं क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति या मेरे घरेलू स्थिति इस तरह की नहीं थी कि मैं दोनों काम एक साथ कर सकूं, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था और फंड नहीं होने की वजह से मैं पिछड़ गया और धीरे धीरे करके फिर वापस ये है कि बैक टू पेवेलियन हो गया। तो मेरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता, न कोई कोच ध्यान देता है, न कोई स्पोर्ट्स जो कमेटी है वो ध्यान देती है। अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास में ताकत है, आपके पास में फंड है और आप कुछ कर जाते हो तो वो लोग बात आपको कंधे पे बिठाएंगे, मगर उसमें भी एक कुछ टाइम के लिए। उसके बावजूद भी वो आपको न तो कोई मेडिकल करेंगे, न आपको कोई पैसा देंगे, न आपको कुछ फैसिलिटी देंगे, न आपको कुछ करेंगे। अगर आपने 2 साल मेडिकल 2-4 बार मेडलिस्ट होता है, 2-4 बार आता है, क्वालिफाई करते हैं, तो ये होता है कि जैसे रेलवे में आपको पोस्ट मिल गई या अन्य किसी डिपार्टमेंट में बैंक से पोस्ट मिल गई, पुलिस में आपको पोस्ट मिल गई, तो वो पोस्ट भी टेम्परेरी होती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो फिर परमानेंट होती है। तो ये हमारा देश का कर रहा है और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो सिर्फ ये कि नौकरी पाने के लिए खेलते हैं, मेडल प्राप्त करने के लिए नहीं। 99% मेरे साथी थे जो सब रेलवे में भर्ती है। 99% यूनियन के जितने भी एथलीट आते हैं वो 4 महीने 6 महीने घर से राशन लाते हैं, मेहनत करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के बाद में घर जाके बैठ जाते हैं कि तो ये डर रहा है, उनको कंटिन्यू नहीं होता। कंटिन्यू करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक होता है, वो डिपार्टमेंटल मेडल जीतते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो कोटे का मंत्रालय है उसको बदल दिया जाए और लोगों को डेपुट किया जाए जो। ठीक है, मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा। स्वामी जी आप बताएं, आप कुछ खेल मंत्रालय को कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हमारे पदक क्यों नहीं ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं? खिलाड़ियों को कहां से उठाएं, क्या प्रशिक्षण दें, कौन से खिलाड़ी को उठाएं, कौन से खेल को आगे लेके आए? जी स्वामी। खेल मंत्रालय से संबंधित है। सबसे पहले मैं मनु भाकर को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने 2 मेडल जीते हैं। उस बिटिया ने 2 मेडल जीते हैं, क्योंकि भारत का गौरव है वो, हमारी सबकी 140 करोड़ की बिटिया है वो। और इस 140 करोड़ क्योंकि उस भारत को जीत दिलाई, तो जो 2 मेडल आए वो भारत के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये शुभकामना करता हूं कि वो बिटिया आगे से आगे जो है और विजय हो और आगे अग्रसर हो। तो इसलिए उसके बाद हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार थोड़ा इसमें रुचि ये लेके अपने स्वदेशी हमारे जो भारत के खेल हैं, जो भारत के
संस्कृति है उसको बढ़ावा दे। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ कुछ ऐसा बजट, जब हर चीज में बजट लगता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम में लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री होते हैं, पर्यटन या संस्कृति मंत्री होते हैं, तो अपने जैसा बजट बनाते हैं तीर्थ क्षेत्रों का बनाते हैं, तो उसी प्रकार जो है ये खेल मंत्रालय भी जो है खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी, उनका सहयोग करने के लिए कुछ बजट सरकार भी कुछ उन पर मदद करे, और गांव से लेकर ऊपर तक जहां भी बच्चे हैं उनको जो है खिलाड़ियों को तैयार करें, ताकि वो अपना देश का नाम रोशन कर सकें, अधिक से अधिक मेडल ला सकें। क्योंकि उनको प्रशिक्षण का मौका नहीं दिया गया, उनको पिछड़ा रखा गया। 50% बच्चे ऐसे हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, पर लेकिन उनको धकेल के रखा पीछे, उनकी पूछ नहीं हुई। और प्रत्येक सबसे बड़ा कारण क्या है स्वामी जी? जो बच्चों को टैलेंटेड थे उनको पीछे रखा गया, सबसे बड़ा कारण क्या है? उनको आगे क्यों नहीं आने दिया गया? जी, उसमें कुछ ऐसा भी लगता है हमको कि कुछ राजनीतिक बाजी खेल के संबंध में कुछ कर लेते हैं, तो राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। खेल पर जो है, जो राजनीतिक खेल पर जब राजनीतिक हो जाती है तो बच्चों का उत्साह घट जाता है, बिल्कुल सही। उससे जो है उनकी विचारधारा को ठेस पहुंचती है। जी जी, अगर देश को 100 रुपये करके अगर ये आगे जाएंगे तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला ये। जी स्वामी जी बोले। जी 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 बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन बच्चों के लिए। बोलिए बोलिए स्वामी जी बोलिए। क्योंकि जब हमारी जब पूरे स्तर पर तैयारियां रहेंगी और बच्चे परिपक्व रहेंगे, तो उसमें जो है इस तरह से देखा जाएगा कि कोई भेदभाव इनके साथ तो नहीं हो रहा है, उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए ही खेल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नाम आएगा तो देश का तो साथ में जुड़ेगा, व्यक्तिगत नाम जुड़ता नहीं है, साथ में तो देश का नाम भी जुड़ेगा। देश सबसे पहले देश, उसके बाद अपना नाम जुड़ता है जी। और भेदभाव के बच्चे बच्चियां ले गए, भेदभाव की नीति ऐसी जगह ठीक नहीं है, भेद करना बड़ी बात है। यहाँ पर भी कुछ कमियां हैं, उसका भी कारण है। ठीक है एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या एडवोकेट साहब इसके लिए कोई और भी तरीका है क्या? जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं, जैसे स्वामी जी ने बोला टैलेंटेड बच्चे हैं, गांव से आते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, इसमें राजनीतिकरण होता है, बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा देखिए, आपके सामने कई उदाहरण होंगे, आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूं कि जिसको ABCD नहीं पता है क्रिकेट की, वो क्रिकेट का मंत्री बना बैठा है। देखिए, ये तो है हमारे देश का कल्याणकारी लोग, जो कि कुछ नहीं जानते हैं और बने बैठे हैं। इससे पहले कई लोग और थे जो कि यहाँ से पैसा RCA का लेके, RAC का लेके भाग गए हैं विदेश, और विदेश से उनका आना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जी, 2 तरीके हैं सर, 2 तरीके। बोलिए। इसलिए आपने बहुत देखिए सर, आपने पूछा है तो थोड़ा सा मैं मेरे विचार रख देता हूँ जी। एक तो तरीका मैंने बताया कि सर को लॉन्ग टर्म सोचना होगा भारत को। लॉन्ग टर्म सोचने के लिए बाकायदा नेशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय लेवल की योजना। राष्ट्रीय योजना में यह है कि आपकी बाकायदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, और उसमें फैसिलिटीज होनी चाहिए, और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए स्कूलों के माध्यम से कि उन स्टेडियम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं, निःशुल्क प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा एक लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम होना चाहिए। अब आपने बताया कि कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं सर कि मैं फौज में रहा हूँ 20 साल। आपने देखा होगा आर्मी की भर्ती होती है जिलों में, कभी कभी करेक्ट, जिलों में भर्ती होती है, और बाकायदा वहां से आर्मी से कर्नल लेवल का ऑफिसर जो है लाइजन करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, जिला प्रशासन से, जिला SP से। वो वहां पर उनको सुविधाएं और प्रशासनिक और पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए वहां पर भर्ती प्रक्रिया चलती है, और जो जवान सेलेक्ट हो जाते हैं उनका ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट मांगते हैं, और ऑन द स्पॉट उनका वेरिफिकेशन हो जाता है, और ऑन द स्पॉट उनको कॉल लेटर भी दे दिया जाता है
बिल्कुल सही है। अगर आपका 2-4 दिन चलता है, उनका रिटर्न टेस्ट वगैरह होना है, तो वहां पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, वो बात अपनी सब कुछ वहीं हो जाता है ऑन द स्पॉट। लेकिन प्राइमरी वर्क आपका वहीं पर होता है सर, दौड़ भाग वगैरह सारी करवाई जाती है उनकी। अभी भरतपुर में सुन रहा था, भरतपुर में होने वाली है शायद 9-10 अगस्त को हो रही होगी, शायद अभी होने वाली होगी। तो वहां पर जैसे जैसे आपके जिले में या स्टेट में भर्ती रैली निकाली जाती है, वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए आपका अभियान किया जा सकता है। सर्च स्पोर्ट्स पर्सन की सर्च ऑपरेशन किया जा सकता है, खोज अभियान चलाया जा सकता है, ताकि बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो आपके लोकल समाचार पत्र हैं उनको उनमें प्रकाशित किया जाए कि भाई आपके उस जिले में या उस तहसील में आपका जो है इस गेम के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा, और जो खिलाड़ियों का चयन हो जाए उनका फिर वहीं पर ऑन द स्पॉट उनके कार्य करवाए जाएं, जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी वो करवाएं, और उसके बाद में सर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वो ले जाए। तो बिल्कुल सही, तत्काल तौर पर ये कार्य हो सकता है। जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।